नमस्कार दोस्तों। मई महीने के करंट अफेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन के अंतर्गत 184 क्वेश्चन हमको करने हैं। दो पार्ट में इसको बांटेंगे। पहले में लगभग हम 90 क्वेश्चन देखेंगे, 90-92 पहले में, 90-92 दूसरे में। D30 प्रोग्राम जो लोग देख रहे हैं, 1 तारीख से वो स्टार्ट हुआ है। ये सारा क्वेश्चन डिटेल में उनको पीडीएफ में भी मिल जाता है। सारी चीजें उनको व्यवस्थित तरीके से रोज डिस्कस की जाती हैं। यहाँ पर हम बहुत टाइम नहीं दे सकते क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में इसको देखेंगे। थोड़ी बहुत जहां पे व्याख्या जरूरत जैसी होगी उसको हम करते चलेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए कल्याणकारी उपायों की घोषणा की, तो कौन सा उपाय इसमें शामिल नहीं है? और इस प्रश्न का सही उत्तर मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इसको शामिल किया गया है, ये बात सही है। पीएम केयर फंड से दिया जाएगा, ये बात सही है। इसमें जो एक बात की गई है कि इसमें 18 साल के जब वो हो जाएंगे तो 25 लाख रुपए की एक मुश्त राशि दी जाएगी, तो ये गलत है। यहाँ पर ये राशि जो है ये 10 लाख रुपए दिए जाने की बात की गई है। बाकी फिक्स डिपॉजिट किया जाएगा, ये भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि सार्स कोव 2 वायरस का आनुवंशिक पदार्थ कौन सा अणु है? सार्स कोव 2 का कौन सा अणु है जो आनुवंशिक पदार्थ है? आपको पता होना चाहिए कि या फिर आरएनए होता है या फिर डीएनए होता है किसी भी वायरस का आनुवंशिक पदार्थ। तो सार्स का ये जो पदार्थ है वो आरएनए है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है, यूएचआई क्या है जिसे केंद्र सरकार राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत लॉन्च करने जा रही है? तो यूएचआई का जो फुल फॉर्म है वो यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस है। यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नहीं, बी ऑप्शन इसका क्लियर होगा, यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस। और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत इसको सरकार का एक ये ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श और लैब टेस्ट की बुकिंग सहित सारी सेवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म होगा जो डिजिटली काम करेगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सैंक्सिंग डुई शहर में 6 बलि के गड्ढे खोजे गए, ये कहां पर स्थित है, किस शहर में स्थित है? तो ये चीन का एक शहर है। कहां का? चीन का शहर है। और कहा जाता है कि इन गड्ढों में सोने और कांसे के मुखौटे सहित लगभग 500 कलाकृतियां मिली हैं और ये चीन में स्थित है। 3000 साल पहले की कलाकृतियां मानी जाती हैं जब सू साम्राज्य का उस पर शासन था। प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी पासा एक्ट के बारे में सत्य कथन आपको बताना है कि कौन सा कथन पासा के बारे में सही है। पासा जो है ये अधिनियम 2021 में पेश किया गया, ये बिल्कुल सही है। और इस अधिनियम के अनुसार व्यक्ति को बिना किसी सार्वजनिक प्रकटीकरण के 3 वर्ष तक की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है, ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि इसके तहत 3 वर्ष नहीं, 1 वर्ष के तहत हिरासत में रखा जा सकता है। तो पहला सही दूसरा गलत, केवल एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। किस भारतीय राज्य ने 2020-21 के दौरान सबसे ज्यादा एफडीआई इक्विटी का प्रवाह प्राप्त किया है? यह प्रश्न आपसे अक्सर पूछा जाता है और ये सबसे ज्यादा प्रवाह प्राप्त करने वाला जो राज्य है वो यहां पर हो जाएगा गुजरात। गुजरात का प्रथम स्थान इसमें रहा है और गुजरात के बाद में जो स्थान रहा है वो महाराष्ट्र का रहा है और महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटक का स्थान रहा है। तो गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये 3 स्थान आप मत भूलिएगा। सबसे ज्यादा गुजरात को जो इक्विटी मिली है वो 37% है, फिर 27% महाराष्ट्र की, कर्नाटक की 13% है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेलारूस पूर्वी यूरोप में एक स्थलरुद्ध देश है, लैंडलॉक कंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। और बेलारूस की सीमा पूर्व और उत्तर पूर्व में लुथियाना और लातविया से मिलती है। यहाँ पर अभी हुआ क्या है, प्रशासन द्वारा यहाँ पे जो बेलारूस का प्रशासन है, ग्रीस से लुथियानिया के लिए उड़ान भरने वाली एक वाणिज्यिक एयरलाइन को अपने क्षेत्र में उतरने के लिए विवश कर दिया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट जो यहाँ पर दिया हुआ है ये गलत है। बेलारूस की सीमा पूर्व, अगर पूर्वी यूरोप में देखें तो स्थलरुद्ध देश के रूप में जो ये मिलता है तो पूर्व और उत्तर पूर्व में ये रूस से मिलती है और दक्षिण में यूक्रेन से, पश्चिम में पोलैंड से मिलती है ना। और उत्तर पश्चिम में लिथुआनिया और लातविया से जुड़ी हुई है, उत्तर पश्चिम में, ना कि उत्तर पूर्व में। सीमा मिलती है लेकिन इतना छोटा सा अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। तो केवल एक यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है, वन हेल्थ पैनल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वन हेल्थ पैनल फ्रांस और जर्मनी द्वारा शुरू की गई एक पहल है, लेकिन इसकी जो पहल जो शुरू हुई थी वो 2020 में हुई थी, लेकिन मई में इसकी पहली बैठक हुई है और ये बात बिल्कुल सही है, मई में इसकी पहली बैठक हुई। और ये जानवरों से मनुष्यों में जो बीमारियां फैलती हैं उनके प्रसार को रोकने के लिए एक प्रयास है, ये दूसरी बात भी बिल्कुल सही है। वन हेल्थ जो पैनल है इसके बारे में दोनों की दोनों बातें सही हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। डब्ल्यूएचओ ने अभी 3 अन्य अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ एक टीम बनाई थी, उसी के अंतर्गत इसको
इस पहल को शुरू करने के लिए बात की गई है। वन हेल्थ पहल ये फ्रांस और जर्मनी के द्वारा 2020 में शुरू की गई थी, तो इसको स्वीकृति दे दी गई है उसके द्वारा। भारत में कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कुनो राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में इधर रहा है क्योंकि कुनो राष्ट्रीय उद्यान में अभी क्या हुआ है, वहां पर अफ्रीका से भारत में चीता जो लाए जाएंगे उनको रखा जाना है, और ये स्थित है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ये स्थित है, ठीक है। और ये 2018 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था, तब भी चर्चा में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले कितने खेल पुरस्कार शामिल हैं? तो इसके अंतर्गत जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनमें 6 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इनके अंतर्गत जो 6 पुरस्कार हैं, इनका नाम भी मैं आपको बताना जा रहा हूँ। माका ट्रॉफी, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद्र पुरस्कार और प्रोत्साहन पुरस्कार। ये 6 प्रकार के पुरस्कार हैं। खेल मंत्रालय ने अभी क्या किया है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, ठीक है। एथलीट है, कोच है, विश्वविद्यालय और अन्य संस्थाओं को इसमें नामांकन करने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 6 पुरस्कार ये होते हैं। अगला जो प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने यूनेस्को से 14 किलो के लिए विश्व धरोहर स्थल के टैग की मांग की है? किसके लिए? 14 किलो के लिए। किलो मतलब किलोग्राम यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे किलो का मतलब जो फोर्ट होते हैं, किले होते हैं, उनकी बात की जा रही है। तो कौन सा ये राज्य है? ये राज्य है महाराष्ट्र। राजस्थान मत टिक कीजिएगा, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में शिवनेरी का किला है, रायगढ़ का किला है, तोरणा किला है, राजगढ़ किला है, लोहागढ़ है, मुल्लेरगढ़ है ना, रंगना किला है, कासा किला है, सालहेर किला है, अलीबाग किला है। इन सबको सूचीबद्ध करने के लिए ऐतिहासिक स्थल की दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। तो विश्व धरोहर जो स्थल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टैग पाने के लिए इसने ये मांग की है महाराष्ट्र ने। अगला जो प्रश्न है, ओपी भारद्वाज जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस खेल के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार के विजेता थे? कोच थे। आपसे ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है किस खेल से संबंधित थे, तो इनका संबंध था बॉक्सिंग से, और अभी इनकी 82 वर्ष की उम्र में मतलब इनका निधन हुआ है और ये नहीं रहे। और इनको 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। 68 से 1989 तक ये भारत के राष्ट्रीय मुक्केबाज भी रहे थे, कोच रहे थे, और राष्ट्रीय चयनकर्ता के रूप में भी इन्होंने काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, भारत और यूनिसेफ द्वारा युवा लोगों को कोविड संकट से निपटने में शामिल करने के लिए शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है? तो ये अभियान जो चल रहा है इसका नाम है यंग वॉरियर। भारत और यूनिसेफ द्वारा ये शुरू किया गया है कोविड संकट से युवाओं को निपटने के लिए ये प्रोग्राम है, और इसका नाम है यंग वॉरियर। क्या नाम है? यंग वॉरियर। और ये इसका जो सहयोगी संगठन है यूनिसेफ और साथ में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और उसका सहयोगी संगठन युवा, ये सब मिलकर, है ना, युवा मंत्रालय, ये सब मिलकर इसको चलाएंगे। अखिल भारतीय स्तर पर इसको स्टार्ट किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप जो है ये किस मंत्रालय से संबंधित है या किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है इसका संबंध है मनरेगा से, और मनरेगा से संबंधित हो जाएगा तो ग्रामीण विकास मंत्रालय से इसका संबंध हो जाएगा। 22 मई 2021 को इसको हमारे जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। और नरेगा के जो श्रमिक हैं उनका वास्तविक समय पर जो वो कार्य कर रहे हैं उनका अटेंडेंस लेने का काम इसके अंतर्गत किया जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसको देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में जून से सितंबर के दौरान की वर्षा ऋतु को किस मौसम के रूप में जाना जाता है? तो जून से सितंबर जिन्होंने ज्योग्राफी की क्लास की होगी वैसे उनको पता होगा, और बड़ा सरल सा प्रश्न है। दक्षिण पश्चिम मानसून जिन्होंने ना भी की होगी उनको भी पता होगा, कक्षा 6 में भी इसको हम पढ़ते हैं। तो साउथ वेस्ट मानसून की अवधि के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हम जीएस के प्रश्नों को भी शामिल कर लेते हैं जो करंट के कारण चर्चा में आते हैं, जिससे आपके प्रश्न छूटे ना, क्योंकि प्रश्न पत्र जब बनता है तो करंट से रिलेटेड ये प्रश्न बनता है। ऐसे प्रश्न आपको बहुत कंफर्ट जोन में ले आते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज में भी ऐसे प्रश्न आपको मिलते हैं। यूपीपीसीएस आरओ का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज को आप जरूर ज्वाइन कीजिए। कम पैसे में है, रिजनेबल प्राइस में, आप अच्छे से उसको कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी अगर आपकी हो तो 6307281212 पर आप कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप करिए, आपको जानकारी दी जाएगी। व्हाइट फंगस या कैंडियासिस एक कवक संक्रमण है जो कैंडिडा नामक खमीर, एक प्रकार का ये कवक होता है, उसके कारण ये होता है, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है कि कोविड-19 रोगियों में व्हाइट फंगस होने का खतरा अधिक होता है। व्हाइट फंगस ये कोई नई चीज नहीं है, पहले से ये सारी चीजें थी, लेकिन कोविड के कारण ये चर्चा में
आई है। और आप इसको ऐसे जान सकते हैं, व्हाइट फंगस को अगर आप महसूस करना चाहते हैं तो आप पहले भी इसको देख सकते हैं, जैसे मुंह, गले, आंत में ये मतलब अब महसूस कैसे करेंगे ये तो मैं नहीं जानता, योनि स्थल पे ये मौजूद रहते हैं। और ये जो कैंडिडा है ये एक प्रकार का कवक होता है, खमीर होता है, हिंदी में इसको खमीर कहते हैं। ये जो कवक का इन्फेक्शन होता है, ये व्हाइट फंगस जो चर्चा में आ रहा है, तो यहाँ पर ये माना जा रहा है कि अगर किसी को कोविड हुआ था और उसके बाद में उसने दवाएं ली, स्टेरॉइड लिया और वो सही हो गया, उसके बाद में उस पर ये अटैक कर सकता है। और संक्रमण का जो कारण बन रहा है वो कैंडिडा एल्बिकान है। कैंडिडा में से एक प्रजाति है कैंडिडा एल्बिकान। कैंडिडा एल्बिकान जो है ये इसके कारण में से सामान्य प्रजाति जो इसकी सबसे ज्यादा संक्रमण का कारण है वो यही है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसको कैंडियासिस के नाम से भी जाना जाता है, और ब्लैक फंगस या इसको म्यूकर माइकोसिस के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी महामारी कई राज्यों ने घोषित किया था, तब ये चर्चा में आया था। और जो कोविड 19 के मरीज हैं उनको व्हाइट फंगस होने का खतरा अधिक होता है, क्योंकि जो फेफड़े प्रभावित होते हैं, तो फेफड़े अगर प्रभावित होते हैं तो कमजोर अगर हो गए हैं कोविड 19 के दौरान, तो कोरोना वायरस में भी यही होता है। और अगर वो कमजोर हो गए हैं तो ये भी अटैक कर देता है, तो फेफड़े जाम हो जाएंगे, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने हाल ही में डिप्को वैन नामक एंटीबायोटिक डिटेक्शन किट विकसित की है ना। इसका नाम है, क्या नाम है? डिप्को वैन। तो डिप्को वैन का विकास डीआरडीओ ने किया है, ये बिल्कुल सही बात है। और ये स्वदेशी तौर पर विकसित की गई है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। दोनों की दोनों ये चीजें सही हैं। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंस है, ये डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला है, उसी ने इसको डेवलप किया है और मूल रूप से ये भारतीय है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में विध्वंसक जहाज आईएनएस राजपूत को डिकमीशन किया गया है ना, डिकमीशन कर दिया गया, यानी कि उसकी सेवा समाप्त कर दी गई। आईएनएस राजपूत बहुत पुराना था, 4 मई 1980 को इसको कमीशन किया गया था और इसने लगभग 41 साल तक काम किया। 41-42 साल तक काम करने के बाद में, 41 साल पूरे होने के बाद में इसको डिकमीशन किया गया है। और दूसरा है कि आईएनएस राजपूत तत्कालीन जब सोवियत संघ था तो उसके द्वारा निर्मित कासीन श्रेणी के विध्वंसक जहाजों में से एक था। तो ये दोनों की दोनों बातें सही हैं, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, पहले और दूसरे। तो ये जो है किसके द्वारा बनाया गया था? तो सोवियत संघ के द्वारा, यानी कि रसिया जिसको आप कहते हैं। पहले मतलब जो विघटित हो गया सोवियत संघ तो रसिया के नाम से जाना जाता है। 4 मई 1980 को इसको कमीशन किया गया था और 4 मई 1980 से लगातार काम कर रहा था। ध्यान रखिएगा, कासिन श्रेणी का ये था। जून 2021 में होने वाली कौन सी क्रिकेट प्रतियोगिता स्थगित कर दी गई है? कोविड के कारण यह स्थगन हो रहा है। तो कोविड के कारण ये एशिया कप था जो कि स्थगित कर दिया गया है। 2020 में भी इसको स्थगित किया गया था और कोविड 19 के कारण तब भी ये नहीं हो पाया था, फिर से ये नहीं हो पा रहा है। पुरुषों की ये क्रिकेट प्रतियोगिता ये होती है, वनडे और टी20 फॉर्मेट में इसको आयोजित किया जाता है, एशिया कप को, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, की राज नारायणन जिसका हाल ही में निधन हुआ, जिनका, वो किस खेल से नहीं, किस मतलब लेखक थे, किस भाषा के थे? आपसे ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि साहित्य से संबंधित थे या खेल से संबंधित थे, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। तो की राज नारायणन जो थे ये तमिल भाषा के लेखक थे, तमिल भाषा के लेखक थे और साहित्य अकादमी पुरस्कार जीत चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 भारतीय भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार ये दिया जाता है। राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा सहित कुल 24 भाषाओं में ये प्रदान किया जाता है। 2 भाषा ये भी है, राजस्थानी और अंग्रेजी। वैसे जो 8वीं सूची की 22 भाषाएं हैं वो और 2 ये भाषाएं, तो 24 भाषाओं में ये दिया जाता है। 1955 से ये दिया जा रहा है पुरस्कार, ठीक है। कौन सा पुरस्कार? जो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये इनको मिला था, तमिल भाषा के थे, ध्यान रखिएगा, की नारायणन। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस किन दो एरोस्पेस कंपनियों के बीच में एक संयुक्त उद्यम है? तो यूनाइटेड लॉन्च अलायंस जो है ये लॉकहीड मार्टिन और बोइंग के बीच में एक संयुक्त उद्यम है। लॉकहीड मार्टिन और जो बोइंग है ये दोनों अमेरिकी बेस्ड कंपनियां हैं और उन्हीं के बीच में ये यूएलए यानी कि यूनाइटेड लॉन्च अलायंस का समझौता हुआ है। और इसमें अंतरिक्ष आधारित इंफ्रारेड सिस्टम उपग्रह के साथ अभी यूएलए जो है एटलस वी रॉकेट के साथ संयुक्त राज्य अंतरिक्ष बल जो है यूनाइटेड स्टेट स्पेस फोर्स के लिए 5वें अंतरिक्ष आधारित इंफ्रारेड सिस्टम उपग्रह के साथ उड़ान इसने भरी है। इस कारण से ये चर्चा में आया था। और ये जो है ये संयुक्त उद्यम है, दोनों ये लॉकहीड मार्टिन और बोइंग, और दोनों जो कंपनियां हैं ये क्या बनाती हैं, ये कमेंट करके आपको बताना है। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बास्केटबॉल खिलाड़ी को मरणोपरांत बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? अभी आपको पता होगा एक
दुर्घटना हुई थी हेलीकॉप्टर की कैलिफोर्निया में, जिसमें 7 लोग मरे थे। और 7 लोग क्या 9 लोग इसमें मरे थे। तो इसमें एक थे ब्रायंट, है ना, क्या नाम था, कोबे ब्रायंट। तो कोबे ब्रायंट और उनकी बेटी थी और 7 अन्य लोग थे, 9 लोग कुल मरे थे। तो ये बास्केटबॉल के प्लेयर थे, बास्केटबॉल प्लेयर थे। तो इनको अभी मरणोपरांत बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कोबे ब्रायंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है किस खेल से ये संबंधित है। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड जो अंटार्कटिका से टूटकर अलग हुआ उसका नाम क्या है। तो अंटार्कटिका से जो टूटा है A76 टूटा है, इसके पहले A74 भी अलग हो चुका है, ध्यान रखिएगा। और ये प्राकृतिक तौर पर टूटा है, कोई ऐसी घटना नहीं है कि मतलब इंसानों ने तोड़ दिया हो। ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, 170 किलोमीटर लंबा, 25 किलोमीटर चौड़ा ये आइसबर्ग है। और इसको A76 नाम दिया गया है, इसके पहले A74 भी टूटा था। और अंटार्कटिका में ये अक्सर घटनाएं होती रहती हैं, ये होती रहती हैं अंटार्कटिका में घटनाएं। और ये वेडल सागर पर तैर रहा है। और ये जो टूटा है ये रोन आइस शेल्फ से टूटकर अलग हुआ है। किससे? रोन आइस शेल्फ से टूटकर अलग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट सिकाडा हैचिंग जो हाल ही में सुर्खियों में रही, किस देश में होने वाली प्रक्रिया है। तो ग्रेट सिकाडा हैकिंग जो है ये अमेरिका से रिलेटेड है। और सिकाडा जो है ये हेमिप्टेरा क्रम में एक कीट होता है, और उसकी मतलब हैचिंग की बात आई है, और ये वहीं से चर्चा में आया है ये शब्द। और ये जो है चर्चा में इसलिए भी आया है क्योंकि ये हर साल आपको, या हर समय नहीं मिलते, ये 17 साल बाद भी भूमिगत होते हैं। और इसमें एक ब्रूड एक्स सिकाडा पाया जाता है, तो इसमें ये 17 साल बाद होता है। अन्य सिकाडा जो होते हैं 13 साल बाद। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ये कहाँ से रिलेटेड है बस, और ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। जनजातीय स्कूलों के डिजिटल कायाकल्प पर भारत ने हाल ही में किस कंपनी के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो कंपनी है वो है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये हस्ताक्षर किए गए हैं, भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। जो जनजातीय स्कूल हैं वहां पर, ऐसे ही स्कूल जो एकलव्य मॉडल पर और आश्रम पद्धति पे जो स्कूल चल रहे हैं, उनको क्या किया जाएगा, उनको डिजिटलाइज किया जाएगा। वहां पर सुविधाएं लाई जाएंगी, ऑनलाइन सुविधाएं, स्मार्ट क्लास, ये सारी चीजें वहां पर की जाएंगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये अपग्रेड करने का प्रयास किया जा रहा है इन स्कूलों को। अगला जो प्रश्न है, अमेरिकी व्यापार अधिनियम की कौन सी धारा अमेरिका के राष्ट्रपति को विदेशी सरकार पर टेरिफ आधारित और गैर टेरिफ आधारित जवाबी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करती है। तो जब से जो विधेयक बने हैं, कई परिवर्तन हुए हैं। तो 1974 की अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा 301 है। तो 301 जो धारा है इसी के तहत, है ना, 1774 नहीं, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, 1774 नहीं, ये 1974। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पे सही उत्तर बी हो जाएगा। ये वाला बी, 1974 की अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा है, उसके अंतर्गत ये अमेरिकी व्यापार अधिनियम के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति विदेशी सरकार पर टेरिफ आधारित और गैर टेरिफ आधारित जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, एक बार फिर मैं टिक किए दे रहा हूं यहाँ पर क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 1974 का ये अमेरिकी व्यापार अधिनियम है और उसकी धारा है 301। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अपने कानून के माध्यम से सूक्ष्म वित्त को नियंत्रित करने का प्रस्ताव पास किया। तो सूक्ष्म वित्त नियंत्रित करने के लिए एक एक्ट लाया है, रेगुलेशन ऑफ मनी लैंडिंग एक्ट। असम, असम लेके आया है, 2020 का ये एक्ट है। माइक्रो फाइनेंस और उससे संबंधित जो भी संस्थान है उनको नियंत्रित इसके अंतर्गत किया जाएगा। तो असम ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, ओकेनोस एक्सप्लोरर क्या है। तो ओकेनोस एक्सप्लोरर अगर अभी आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा, आप इसमें कहिएगा कि ये एक जहाज है ना। और ये जो ओकेनेक्स एक्सप्लोरर है, ये ओकेनेक्स एक्सप्लोरर बनाया गया नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा, ठीक है ना, अमेरिका में यह है। और ये समुद्र की खोज के 2 सप्ताह के अभियान पर अभी भेजा गया है ओकेनेक्स एक्सप्लोरर। तो ओकेनोस एक्सप्लोरर एक जहाज है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, कंफ्यूज मत होइएगा। कई लोगों ने, जब मैंने इसको डिस्कस किया था डेली करंट अफेयर के अंतर्गत, तो लोगों ने कहा विश्व एड्स दिवस, वो तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये एड्स वैक्सीन दिवस है, 18 मई को मनाया जाता है। ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 18 मई को मनाया जाता है। और वर्ष 2021 में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस की थीम थी ग्लोबल सॉलिडेरिटी, यानी कि विश्व वैश्विक एकजुटता
तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैसे एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। हजारीबाग रेलवे स्टेशन में वाईफाई की शुरुआत के साथ भारतीय रेलवे ने कितने स्टेशनों पर सफलतापूर्वक वाईफाई की स्थापना की? यूपी कमीशन रेलवे के इन न्यूज पे प्रश्न खूब बनाता है। तो इस जब हजारीबाग में ये वाईफाई स्थापित हुआ तो 6000 स्टेशन इससे कवर हो गए, है ना। और हजारीबाग जो है पूर्व मध्य रेलवे का जो धनबाद डिवीजन है उसी के अंतर्गत ये झारखंड का हजारीबाग कस्बा आता है, वहीं पर ये शुरू किया गया है। अगला जो प्रश्न है, मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से था? मृणाल सेन जो थे ये फिल्म निर्माण से संबंधित थे। और यहाँ पर आपको जानना पड़ेगा कि मृणाल सेन का जन्म बांग्लादेश में हुआ था, बाद में ये चले आए और वहां पे इन्होंने जो फिल्में बनाई थी, तो नील आकाशेर नीचे, अंडर द ब्लू स्काई, ये फिल्म बनाई गई थी और स्वतंत्र भारत में प्रतिबंधित पहली भारतीय फिल्म थी अंडर द ब्लू स्काई जो फिल्म थी। कला और फिल्म के क्षेत्र में उनको बहुत सारे पुरस्कार भी दिए गए, फ्रांस की सरकार ने भी इनको सम्मानित किया था, पद्म भूषण भी इनको यहाँ से दिया गया था, दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी इनको दिया गया। ठीक है, तो खास करके बांग्ला फिल्म ये बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है हर साल 16 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, तो पहला स्टेटमेंट ये गलत है क्योंकि 16 मई को नहीं मनाया जाता है। और ये 16 मई को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है, 16 मई को ये मनाया जाता है और ये यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ से अगर आपको मतलब यूनेस्को दिया जाए तो ज्यादा ये सटीक हो जाएगा। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ दिया हुआ है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ दिया हुआ है तो अब आप बताइए कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ दिया है तो क्या यूनेस्को उसमें शामिल होगा? एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और वर्ष वैसे डायरेक्टली याद रखिएगा कि यूनेस्को इसको मनाता है। और वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस की जो थीम है वो ट्रस्ट साइंस है, यानी कि साइंस पे आप भरोसा करिए, ये थीम है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यूनेस्को दिया होता तो बिल्कुल सटीक होता, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडोली प्रस्तावित आरक्षित वन जहां हाल ही में 18 हाथियों की मृत्यु हो गई, इस कारण से चर्चा में आया। तो कुंडोली प्रस्तावित आरक्षित जो वन है ये असम में है, 12 मई को ये घटना हुई थी, असम में है। कुंडोली जो है ये आरक्षित वन असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, व्यक्तिगत संगठनों से मिलने वाली सहायता को ट्रैक करने के लिए किस संस्थान ने एक समर्थित पोर्टल कोविड एड लॉन्च किया है या स्थापित किया है? तो ये जो संस्था है वो है नीति आयोग। अगर इससे कोई सहायता मिलती है तो ये क्या करेगा, उसको ट्रैक करेगा, है ना। कोई भी सहायता मिले व्यक्तिगत संगठनों से तो उसको ये ट्रैक करेगा, ठीक है। को एड नामक ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के कारण एक महीने में 1700 सुअर मरे? तो ये पूर्वोत्तर का राज्य है मिजोरम, 1700 सुअर यहाँ पर मरे। मेघालय तक भी ये फैला, वहां पे भी 300 सुअर मरे। अफ्रीकन स्वाइन जो है ये कोई नया नहीं है, 1922 की बात है जब अफ्रीका में ये पाया गया था। और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, सबसे गंभीर बात यह है इसके बारे में। और ये रोग पशु से पशु में फैलता है और धीरे धीरे ये सारे पशुओं को मार सकता है, इस कारण से इन सुअरों को ही मार दिया गया। भारतीय मौसम विज्ञान जो आईएमडी है वो भारत में मानसून की भविष्यवाणी करने के लिए किस तरीके का उपयोग करता है? किन किन तरीकों का? तो ये सांख्यिकीय विधि, गतिशील विधि और गति सह सांख्यिकीय विधि, इन तीनों विधियों का ये उपयोग करता है। हो सकता है कभी आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए, यानी कि स्टेटिकल मेथड जो होता है, डायनेमिकल मेथड है, और डायनेमिकल कम स्टेटिकल मेथड, इन तीनों का उपयोग ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह EWZ बैठक की मेजबानी की? कौन सा देश है ये मेजबानी करने वाला? तो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मेजबानी जो है ये भारत ने की है। ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक की मेजबानी भारत ने की है दिल्ली में, है ना। और यहाँ श्रम और रोजगार सचिव अपूर्व चंद्रा ने 11-12 मई को जब ये आयोजित हुई थी तो कार्य समूह बैठक की अध्यक्षता की थी, ठीक है। और ये जो बैठक हुई इसका मुख्य एजेंडा क्या था? जो ब्रिक्स राष्ट्र हैं उनके बीच सामाजिक सुरक्षा समझौता, श्रम बाजार, श्रम शक्ति में महिलाओं का योगदान, भागीदारी, इन सब पर चर्चा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 2020 में सबसे अधिक प्रेषण प्रवाह दर्ज किया, रेमिटेंस इनफ्लो दर्ज किया? कौन सा देश है? तो ये भारत ही हमेशा रहता है, सबसे ज्यादा भेजते हैं भारत वाले। और उसके बाद में और एक चीज और है, कोविड चल रहा है लेकिन गिरावट बहुत ज्यादा नहीं हुई है, 0.2% ही हुई है।
और उसके बाद में अगर किसी का स्थान आता है तो कौन सा देश है? वो चीन है। भारत के बाद में चीन का स्थान आता है, यानी कि विदेश में रहने वाले लोग जो पैसा भेजते हैं। हक्की पिक्की जनजाति का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो ये जो जनजाति है ये संबंधित है कर्नाटक से, हक्की पिक्की जनजाति। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये जनजाति ये माना जाता है अर्धघुमत्तु जनजाति है, और ये लोग अपना इतिहास बताते हैं कि महाराणा प्रताप के ये वंशज थे, है ना, पैतृक संबंध उनसे रिलेट करते हैं। योद्धा आदिवासी ये अपने को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा डिजाइन किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके बंदर जनगणना की? तो बंदर की जनगणना जो ये की गई है, बंदरों की जनगणना, ये हरियाणा ने की है। और हरियाणा ने ये जनगणना की है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा वाइल्ड लाइफ सेंसस हरियाणा मोबाइल एप्लीकेशन के तहत की है। 6000 बंदरों का डॉक्यूमेंटेशन इसने किया है हरियाणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण घर तक पानी की आपूर्ति करने वाला पुदुचेरी चौथा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाया जाए तो ये चौथा है। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में कार्यात्मक घरेलू नल, यानी कि टोटी वाला नल, टैप जो टोटी लगा के नल का कनेक्शन पानी पहुंचाने का ये लक्ष्य रखा गया है। तो ये दोनों की दोनों बातें सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2024 तक ये लक्ष्य रखा गया, आपसे पूछा जा सकता है। पहले गोवा, फिर तेलंगाना, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अब ये है कौन? पुदुचेरी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, हाल ही में चीन ने किस देश को क्वाड से जुड़ने पर द्विपक्षीय संबंध खराब होने की चेतावनी दी? तो जो क्वाड है, क्वाड जापान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया देशों का एक चतुष्पक्षीय संगठन है, और इसमें जुड़ने जा रहा था बांग्लादेश की, हमको भी जोड़ लिया जाए। चीन ने कहा दिमाग सही रखो, नहीं तो हमारे व्यापारिक संबंध खराब हो जाएंगे। चीन ऐसे ही दबाव बनाता है, बदतमीजी करता है, और अपने अगल बगल के छोटे देशों को भड़काता है, डराता है, धमकाता है। हाल ही में किस संस्था ने 2021 रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट जारी की है? कौन सा देश है कौन सी संस्था है जिसने ऐसा किया है? तो रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट जो जारी करने वाली संस्था है, ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है, इसने जारी की है। और इसमें ये बताया गया है कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के वैश्विक विकास के लिए, मतलब जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो अभी और विकास हो सकता है। 25% इसने अपने अनुमान को बढ़ा दिया है। ठीक है, अच्छे ऊर्जा के क्षेत्र में जो काम हो रहा है उस पर इसने 25% अनुमान और बढ़ा दिया है। और इसने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में 45% ज्यादा वृद्धि हुई है। तो ठीक है, जितना ज्यादा ये डेवलपमेंट हो जाए, है ना, अच्छे ऊर्जा के क्षेत्र में, अच्छा ही रहेगा। ई संजीवनी ओपीडी को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग मोहाली के द्वारा डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। बिल्कुल सही है। और ये जो है भारतीय नागरिकों को न्यूनतम शुल्क पर परामर्श प्रदान करता है। ये भारतीय नागरिकों को न्यूनतम शुल्क पर नहीं, ये मुफ्त परामर्श प्रदान करता है। तो न्यूनतम शुल्क यहाँ पर गलत दिया है, तो पहला सही है, दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मुफ्त में ये सलाह प्रदान करता है, जो प्रिस्क्रिप्शन है वो फ्री में दिया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। भारत ने अपनी पहली सफल शक्ति फर्स्ट परमाणु परीक्षण इसी दिन सफल किया था। पहला सफल परीक्षण इसी दिन हुआ था, 11 मई को। तो ये बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 11 मई को हुआ था ऑपरेशन शक्ति, है ना, पोखरण टेस्ट रेंज में राजस्थान में किया गया था, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 9 मई को विजय दिवस मनाता है? 9 मई को कौन सा देश विजय दिवस मनाता है? तो 9 मई को ये रूस विजय दिवस मनाता है। दूसरी विश्व युद्ध की अगर हम बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें, तो जर्मनों के आत्मसमर्पण को चिन्हित करने के लिए रूस में विजय दिवस ये मनाया जाता है। और 9 मई 2021 की बात करें तो रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की ये 76वीं वर्षगांठ के रूप में इसको मनाया है। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर सैंट फ्रेड इसने आयोजित की। भाई कैसे मनाएगा, यही सब तो करेगा। मॉस्को विक्ट्री डे परेड भी इसको कहा जाता है, जो ये परेड आयोजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, जियांट वुड मॉथ दुनिया में सबसे भारी कीट आमतौर पर किस देर में पाया जाता है, किस देश में पाया जाता है? जियांट वुड मॉथ। तो जियांट वुड जो मॉथ है ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। दुनिया का सबसे भारी, है ना, 25 सेंटीमीटर तक का इसका पंख, पतंगा कीट, आप सोचिए 25 सेंटीमीटर पंख जिसका हो। तो क्वींसलैंड जो ऑस्ट्रेलिया का स्थान है वहीं पर यह पाया जाता है। पंख लगभग इसका, मतलब आप मान के चलिए कि 23 से 25 सेंटीमीटर तक होते हैं। और एंडोक्सिला सिनेरियस, एंडोक्सिला सिनेरियस, इसको यहाँ पे देख लीजिए, एंडोक्सिला सिनेरियस के नाम से इसको जाना जाता है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, स्टारशिप के बारे में कौन सा कथन सत्य है? स्टारशिप एक अंतरिक्ष यान और अत्यधिक भारी बूस्टर रॉकेट है, बिल्कुल सही है। 2012 से इसका विकास किया जा रहा है और ये फाल्कन रॉकेट प्रणाली का स्थान लेगा। स्पेस एक्स के द्वारा डिजाइन किया गया है ये सब, है ना। एलन मास्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, ये सारे के सारे स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। 2012 से ही इस पर काम चल रहा था और पुनः प्रयोज्य फाल्कन रॉकेट प्रणाली का ये स्थान लेगा, यानी कि एक बार यूज करने के बाद फिर से जिसका हम रीयूज कर सकते हैं। डीएमके प्रमुख एम के स्टालिन के बारे में कथनों पर विचार करना है कि कौन से कथन उनके बारे में सत्य हैं। डीएमके प्रमुख स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, 8वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली, दूसरा स्टेटमेंट। और ये एम करुणानिधि के पुत्र हैं, ये तीसरा। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। वहां के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने शपथ दिलाई और 1953 को तमिलनाडु में जो मद्रास यानी कि चेन्नई में इनका जन्म हुआ था। और एम के स्टालिन का नाम सोवियत नेता जो जोसेफ स्टालिन था उन्हीं के नाम पर रखा गया था, उन्हीं से प्रेरणा लेके इन्होंने एम करुणानिधि ने नाम रखा था। कोविड-19 टीकों के लिए बौद्धिक संपदा संरक्षण में छूट किस संस्था से संबंधित है? तो कोविड-19 के लिए जो ये छूट दी गई है इसका संबंध विश्व व्यापार संगठन से है और बौद्धिक संपदा संरक्षण इसी का मामला है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो आप इसको कर सकते हैं, वैसे भी पढ़े ना हो तब भी। और अमेरिका डब्ल्यूटीओ में छूट पर वार्ता को आगे बढ़ाएगा। तो और इसने कहा है कि 164 डब्ल्यूटीओ सदस्यों को मसौदे पर सहमत होना चाहिए, कोई भी एक सदस्य इसे वीटो कर सकता है। तो ये भी उसको ध्यान में रखना है कि ऐसा ना हो पाए और जिससे कि सब तक टीके पहुंच जाए, विश्वव्यापी पहुंच इसकी बन जाए। छूट के विषय में ये जो बातचीत चल रही है ना, तो ये ध्यान रखना चाहिए आपको। अगला जो प्रश्न है, किस देश ने भविष्य के एफडीआई और विशेष आर्थिक समझौतों को छंटनी की अनुमति देने के लिए एक कानून पारित किया है? तो ये जो देश है वो है डेनमार्क। और डेनमार्क ने जो ये किया है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक जो बाहरी एफडीआई हैं उनको छांटने का काम है ना। डेनमार्क का जो 5G नेटवर्क का निर्माण चल रहा है उसके लिए चीन के हुआवे की बोली पर सुरक्षा चिंताओं के बाद ये निर्णय लिया गया कि बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर आती हैं और उसके बाद में वो चोरी करके चली जाती हैं या फिर ये मतलब हनन करके चली जाती हैं बहुत सारे हमारे अधिकारों का, है ना। तो सबसे बड़ा दूरसंचार ऑपरेटर टीडीसी है वहां का डेनमार्क का, तो उसने इस परियोजना के लिए हुआवे की बजाय एरिक्सन को चुना है और वही तभी ये विवाद भी हुआ था। अगला जो प्रश्न है, भारतीय सेना ने हाल ही में तकरीबन 16,000 फीट की ऊंचाई पर उत्तरी सिक्किम में पहले हरित सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। आपसे पूछा जा सकता है ये उद्घाटन कहां पर हुआ? तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये कहां पर हुआ है? सिक्किम में हुआ है और ये सौर ऊर्जा संयंत्र है, हरित सौर ऊर्जा संयंत्र। और भारतीय नौसेना द्वारा इस परियोजना को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो दिल्ली है, आईआईटी दिल्ली, उसके द्वारा डेवलप किया गया है, उसके सहयोग से। तो ये गलत है, ये आईआईटी मुंबई के द्वारा किया गया है, दिल्ली नहीं, ये गलत दिया हुआ है, आईआईटी मुंबई के द्वारा। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बल द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए ऑपरेशन जो शुरू हुआ था वह है कोजीत, ऑपरेशन कोजीत, ऑपरेशन कोजीत। सशस्त्र बल जो हैं उनको उन्होंने ये कोजीत कार्यक्रम शुरू किया। बुनियादी ढांचे और ऑक्सीजन आपूर्ति से संबंधित जो कार्य करने हैं और लोगों की मानसिक भलाई को सुनिश्चित करना, लोग प्रेशर में न आए, ये सब काम थल सेना, वायुसेना और नौसेना के कर्मी करेंगे। ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला को बहाल करेंगे। इस तरीके से ये प्लान इसने किया था जब ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय इस्पात नीति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 2017 में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा इसको अनुमोदित किया गया था, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, 2017 की है। ऐसे फटाफट याद करते जाइए इसको। और 2030 तक 300 बिलियन टन का इस्पात उत्पादन का लक्ष्य इसमें रखा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीति बनाई गई थी। तो ये भी दूसरा भी सही है और इस तरीके से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला दूसरा दोनों सही है। 2025-26 तक स्टील का शुद्ध निर्यातक बनाना भारत को, 25-26 तक, ध्यान रखिएगा, ये उद्देश्य है। अगला जो प्रश्न है, आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आप कोई भी तैयारी करें तो आप प्रैक्टिस खूब ज्यादा करिए, तभी आपके ये प्रश्न सही हो पाएंगे। लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हम बस हमको आ गया, और जब वहां पे पढ़े रहते हैं आप तो क्वेश्चन छोड़ते भी नहीं है, और जब क्वेश्चन छोड़ते नहीं है तो आपको वो गलत भी हो जाता है। भारतीय थल सेना ने हाल ही में ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड लॉन्च किया, तो ये थल सेना का है क्या? पहला स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो थल सेना का ये नहीं है। ये किसका है? ये नौसेना का है। ये थल सेना यहाँ पर गलत दिया हुआ है
ऑपरेशन समुद्र सेतु है, समुद्र से ही याद आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये नौसेना का है। और ऑपरेशन जो ये है समुद्र सेतु सेकंड, ये देश की ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करेगा। तो ये दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। जब ऑक्सीजन की कमी हुई थी तो उस समय ये सब एक्टिव हुए थे। केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो केंद्रीय मैकेनिकल वाला जो ये संस्थान है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग संस्थान, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और दुर्गापुर में ये स्थित है पश्चिम बंगाल के। ऑक्सीजन के कारण ये भी चर्चा में आ गया था। अगला जो प्रश्न है, नाटो ने किस देश में डिफेंडर यूरोप 2021 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया? कहां पर शुरू किया? डिफेंडर, तो ये अल्बानिया, डिफेंडर यूरोप 2021, तो ये अल्बानिया में शुरू किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से पश्चिमी बाल्कान क्षेत्र में इस तरह का पहला बड़ा अभ्यास ये हो रहा है नाटो के द्वारा। और इस अभ्यास में अमेरिका और अन्य देशों के हजारों सैनिक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपको, मतलब पार्टिसिपेट उन्होंने किया है। तो ये अल्बानिया में। किस भारतीय राज्य सरकार ने क्लैप नाम से एक स्वच्छता अभियान शुरू किया है? तो क्लैप जो स्वच्छता अभियान है ये शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है बताइए? और ये जो कार्यक्रम है जगन्नाथ स्वच्छ संकल्पम कार्यक्रम है, ठीक है। और जुलाई के महीने में ये लॉन्च किया जाएगा। और गांवों को साफ रखने के लिए 100 दिनों का स्वच्छता अभियान 1 मई से शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्लीन आंध्र प्रदेश इसका नाम है, क्लैप जो कार्यक्रम है जो आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है, फुल फॉर्म ही है उसी का, क्लैप, क्लीन आंध्र प्रदेश। करेन विद्रोही कौन है? करेन विद्रोही जो है ये म्यांमार के सबसे पुराने विद्रोही समूह है, म्यांमार के सबसे पुराने विद्रोही समूह है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। म्यांमार के ये जो करेन लोग हैं, करेन नेशनल यूनियन का गठन इन्होंने किया था। तो उन्होंने 1949 से म्यांमार सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी की और ये स्वतंत्र राज्य के लिए लड़ाई कर रहे हैं। और वो जो स्वतंत्र राज्य है उसको कहते हैं क्या? कावथुलेई। इन्होंने इस स्वतंत्र राज्य को नाम दिया कावथुलेई। और ये दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाला नागरिक युद्ध है, उनमें से एक है। और करेन समुदाय एक अल्पसंख्यक जातीय समुदाय है। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने किस फसल की एक नई किस्म मैक्स 1407 विकसित की है? तो ये जो किस्म है ये सोयाबीन की है। किसकी किस्म है? सोयाबीन की ये किस्म है। और ये ध्यान रखिएगा, इसका डेवलपमेंट जो किया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, है ना, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इसको किया है। और उसका अगरकन अनुसंधान संस्थान है पुणे में, तो उसी के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया है। सोयाबीन की किस्में अक्सर आपसे ऐसी किस्में पूछी जाती हैं। विश्व के सबसे प्राचीन पानी की खोज कहाँ पर की गई है? तो सबसे प्राचीन जो पानी है वो खोजा गया है कनाडा में। कहाँ पर? कनाडा में खोजा गया है सबसे प्राचीन पानी। क्योंकि पानी के बिना जीवन की शुरुआत नहीं हो सकती, तो अब कहीं ना कहीं ये भी संकेत है कि जीवन की शुरुआत यहाँ से हुई थी क्या, ठीक है। तो इसको टोरंटो विश्वविद्यालय के भूवैज्ञानिकों ने खोजा है। कनाडा की किड क्रीक माइन है, तो किड क्रीक माइन में 4 किलोमीटर की गहराई में यह पानी पाया गया है। अत्यधिक खारा है, समुद्री जल की तुलना में 10 गुना अधिक खारा है ये। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वचालक वाहनों के उपयोग हेतु नियम निर्धारण करने वाला पहला देश बन गया है? कौन सा देश है जिसने ऐसा किया है? तो ये ब्रिटेन ने किया है। जो मतलब ऑटोमेटिक जो सेल्फ ड्राइविंग कार है ना, उनके लिए क्या किया है इसने? नियम बनाया है, दिशा निर्देश। तो ये किसने किया है? ब्रिटेन ने किया है। और इसमें कुछ शर्तें रखी गई हैं कि मतलब इसमें जो स्पीड होगी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं होगी। चालक इनपुट के बिना तेजी और ब्रेक लगाने की अनुमति इसके अंतर्गत मिल जाएगी, ठीक है। और एक लेन में कारों को रखा जाए, जो ये स्वचालित कारें हैं, ये अनुमति इसके अंतर्गत दी गई है। क्योंकि इनमें ड्राइवर रहता नहीं है तो खतरा भी होता है, किसको ठोक दें ये जाके। अगला जो प्रश्न है, किस संगठन ने ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 इसको लॉन्च किया? तो ये संस्था है यूएन इकोसॉक। यूएन इकोसॉक ने जो ये रिपोर्ट जारी की है, तो 6 वैश्विक वन लक्ष्यों और उनसे संबंधित 26 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक कार्यक्रम, एक प्रगति का अवलोकन इन्होंने किया है। और 2030 तक इसमें 3% की वृद्धि करने का प्रावधान किया गया है कि जो वैश्विक वन है उस लक्ष्य को 2030 तक 3% कर दिया जाए। अगला जो प्रश्न है, लितानी नदी और कारून झील जो हाल ही में खबरों में थी, ये किस देश में स्थित है? तो लितानी नदी और कारून झील ये लेबनान में स्थित है। कहां पर स्थित है? लेबनान में। तो यहाँ पर कई टन मछलियां अभी मरी हुई पाई गई थी इन लितानी नदी में और कारून झील में।
इस कारण से पर्यावरण जो कार्यकर्ता थे उन्होंने हो हल्ला मचाया। तो ये पाया गया कि सीवेज और कचरे के कारण जल प्रदूषण हुआ और इस कारण से ये मछलियां मर गई। अगला जो प्रश्न है, टाइग्रे संकट का संबंध किस देश से है? टाइग्रे संकट, तो टाइग्रे संकट का संबंध इथोपिया से है। किससे संबंधित है? इथोपिया से। टाइग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट और ओएलएफ सीने को अपनी आतंकवादी सूची में शामिल किया है इथोपिया सरकार ने। ठीक है, तो ये टाइग्रे संकट इसी से संबंधित है। और टाइगर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट के बारे में अगर बात करें तो ये जो है ये एक राजनीतिक पार्टी है वहाँ की, 1975 में स्थापित हुई थी इथोपिया में, और सशस्त्र जातीय राष्ट्रवादी विद्रोही समूह के रूप में इसको वहाँ पे जाना जाता है। और ये संघर्ष करते हैं वहाँ की सरकार से। हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर इन संघर्षों का भारी प्रभाव भी पड़ेगा, है ना। इथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है कि नहीं है, जरा बताइएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, टाइगर ट्रायम्फ भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है? तो टाइगर ट्रायम्फ जो है ये भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित किया जाने वाला ये सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 के बारे में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का जो खिताब दिया गया है, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। इसका पूरा नाम लिखना चाहिए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार में थोड़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड भी यहाँ पे लगाना चाहिए। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यहाँ पर दिया हुआ है कौन? अजय देवगन। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है अक्षय कुमार को। पहला ही ये गलत है और यही असुमेलित पूछा जा रहा है, सुमेलित नहीं, तो ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म पैरासाइट है, निर्देशक अनुराग बसु हैं, फिल्म तानाजी है सर्वश्रेष्ठ। अगर अभिनेत्री की बात करें तो दीपिका पादुकोण है ना। तो ये सब मिला है। और सुशांत सिंह राजपूत को क्रिटिक्स बेस्ड एक्टर का पुरस्कार इसमें दिया गया है। रजनीकांत को भी इस साल सम्मानित किया जा रहा है। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण पहले ही मिल चुका है रजनीकांत को, अब इसमें भी इनको पुरस्कार दिया जा रहा है। किसको? रजनीकांत को। और रजनीकांत को ये पुरस्कार कौन सा दिया जा रहा है, जरा बताइएगा। इसके बारे में हमने चर्चा की है जब इसमें ये घोषित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहले ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया, है ना। तो भारतीय सेना ने जो ये प्लांट है इसका उद्घाटन किया है सिक्किम में। तो सिक्किम उत्तराखंड जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड नहीं सिक्किम। और 16,000 फीट की ऊंचाई पर ये 56 किलो केवीए का इन्होंने ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट लगाया है, उसका उद्घाटन भारतीय सेना ने किया है। और ये वैनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग ये करती है। आईआईटी मुंबई के सहयोग से योजना पूरी की गई है। अगला जो प्रश्न है, ऋषिकुल्या नदी जो हाल ही में खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? तो ऋषिकुल्या नदी का संबंध उड़ीसा से है। और गहिरमाथा के बाद भारत में ओडिव रिडले जो कछुए पाए जाते हैं, ओलिव रिडले कछुए, तो उनका सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है उड़ीसा में ऋषिकुल्या नदी को गहिरमाथा के बाद में, है ना। और अभी यहाँ पर ओलिव रिडले जो कछुए हैं, ओलिव रिडले, इनको मतलब ये माना जा रहा है कि यहाँ पे ये घोंसले नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इनके घोंसले बनाने का समय समाप्त होने वाला है। मार्च 2020 में एक ही स्थान पर 30 लाख से अधिक कछुए भी पाए गए थे जिन्होंने घोंसला बनाया था, लेकिन इस बार ये नहीं बना पा रहे हैं, कुछ इसमें गड़बड़ियां हुई हैं, इस कारण से ये चर्चा में आया है। तो ये कहाँ पे? उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध किस भारतीय राज्य से है? पूछा जाने का जो मतलब एक पूछे जाने की संभावना कम है, उड़ीसा से ये रिलेटेड है। यूपी से रिलेटेड जो योजनाएं हैं एमपी से वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है। P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट भारत ने किस देश से खरीदा है? अगला प्रश्न है, और इसको भारत ने खरीदा है अमेरिका से, है ना। और P-8I जो पेट्रोल एयरक्राफ्ट है इसकी बिक्री के प्रस्ताव को अभी अमेरिकी विदेश विभाग ने मंजूरी दी है। जनवरी 2009 में बोइंग से ये खरीदा गया था, नौसेना ने, भारतीय नौसेना ने इसको खरीदा था वाणिज्यिक बिक्री के माध्यम से। और जुलाई 2016 में अतिरिक्त 4 विमानों के लिए फिर से अनुबंध हुआ था। ठीक है, तो 30 वर्षों के लिए ये समुद्री निगरानी क्षमता का विस्तार करके अभी भारत को मिलेगा, है ना। पहले जितना था उससे। और देखिए होता क्या, एक बार ये लोग फंसाते हैं, फिर बाद में बहुत सारे और पैसे लेने के लिए उसकी क्षमता विस्तार और ये सब करते रहते हैं। अगला जो प्रश्न है,
विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का विषय क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है वो 3 मई को मनाया जाता है। विंडहॉक घोषणा की वर्षगांठ के रूप में इसको मनाया जाता है 3 मई को। और इसकी जो थीम है यह है सूचना से जन कल्याण, है ना, इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। सूचना, इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड इसको अंग्रेजी में कहेंगे, सूचना से जन कल्याण। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये जो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई है ये प्रफुल्ल चंद्र पंत को नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। तो कार्यकारी अध्यक्ष इनको बनाया गया था, उसके बाद में राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष फिर कोई बन गया है। आप जरा बताइएगा वो कौन है, क्या आपको पता है वो अध्यक्ष कौन है? कल के करंट अफेयर में हमने डिस्कस किया है। एक्चुअली ये सब काम मैं आपको इसलिए देता हूं कि थोड़ा बहुत आप अलग से कोशिश करते रहें, पढ़ते रहें, जिससे कि होता यह है कि जब आपके हाथ पांव चलते रहते हैं तो थोड़ा सा आपको इससे क्या मिलता है, इससे एक बहाना मिलता है पढ़ने का, है ना, बहाना मिलता है। तो बहाना जो ये मिल रहा है तो इसका लाभ उठाइए आप। ठीक है, इसका लाभ उठाइए। कारण ये है कि अगर आप सुस्त बैठ गए किसी भी रूप में तो समस्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी, बहुत समस्या हो जाएगी, क्योंकि आपको एक्टिव रहना है और आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो समय आप बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो बताइएगा, इसका उत्तर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने इबोला के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? तो इबोला 2014 में फैला था और 2014 से ये महामारी चली आ रही थी। पश्चिम अफ्रीका में 2014 से 16 तक बहुत तेजी से प्रकोप इसका था, वायरस जनित रोग था ये। 76 में इसकी खोज सबसे पहले हुई थी, लेकिन 14 में ये फिर से आया था और इसको अभी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में ये कहा गया कि ये वहां पे समाप्त हो गया है। ठीक है, अब देखिए कोरोना यहाँ से कब जाता है फाइनली। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में यूरेनियम का सबसे हल्का रूप बनाया है जिसे क्या कहा जाता है? तो सबसे हल्का जो रूप है वैज्ञानिकों ने जो बनाया है यूरेनियम 214 है। यूरेनियम 214 जो है ये सबसे हल्का है। और यूरेनियम के इस आइसोटोप के बारे में बात करें तो प्रोटॉन की तुलना में अधिक संख्या में इसमें न्यूट्रॉन होते हैं और न्यूट्रॉन में द्रव्यमान होता है। हालांकि हाल ही में पाया गया यूरेनियम 214 अन्य सामान्य यूरेनियम समस्थानिक की तुलना में बहुत हल्का है और इसमें यूरेनियम 235 भी शामिल है। यूरेनियम 235 सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला आइसोटोप है, इसमें 51 अतिरिक्त न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, 214 सबसे हल्का है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल यूरेनियम 235 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, हाल ही में जापान सरकार ने किसे ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? तो ये है श्यामला गणेश। कौन है? श्यामला गणेश। जो दूसरे देश पुरस्कार देते हैं ये खूब पूछे जाते हैं, तो श्यामला गणेश जो है ये क्या है? ये जापानी शिक्षिका है, लेकिन ये बेंगलुरु बेस्ड जापानी शिक्षिका है और इन्होंने सेप्टू जेनेरेनियन संस्थान में एक जापानी शिक्षिका के तौर पर कार्य किया है ना। और ये बेंगलुरु में इकाना के ओरा स्कूल में भी कार्यरत है, दोनों जगह ये काम करती हैं। 38 साल में इन्होंने बहुत सारे छात्रों को, सैकड़ों छात्रों को पढ़ाया है। जापानी फूलों की व्यवस्था की कला होती है इकेबाना। ठीक है, तो इकेबाना जो है ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि इकेबाना है क्या, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इकेबाना और जापानी शिक्षक हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। बंगलुरु से इनका रिलेशन है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। थकान लग जाती है लंबा सेशन करने में। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने एक बार भी इसमें रोका नहीं है, इसको कंटिन्यू चल रहा हूँ। 13 क्वेश्चन 12-15 क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद मैं रुकूंगा, फिर अगले पार्ट में हम चलेंगे। और ये वीडियो भी बहुत बड़ा नहीं हो रहा है, बस 55 मिनट में हो जाएगा। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बल द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो ऑपरेशन को जीत, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं है, ऑपरेशन को जीत है। आगे हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ 1.4 अरब डॉलर के निजी क्षेत्र के व्यापार और निवेश की घोषणा की है? तो भारत ने ये जो घोषणा की है ये ब्रिटेन के साथ की है और इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा 240 मिलियन पाउंड का निवेश भी शामिल किया गया है और कोडागेनिक्स जो वहाँ का संस्थान है ब्रिटेन का, उसके सहयोग से सीरम इंस्टीट्यूट कोविड-19 के खिलाफ जो टीका बना रहा है, एक खुराक वाला टीका कि एक ही बार लगाया जाए बस काम हो जाए, तो उसी के बीच में
जो समझौता हुआ उसके कारण से, तो इनका जो ये व्यापार क्षेत्र है, निजी क्षेत्र, वो बढ़ गया, मतलब उनका 1.4 अरब डॉलर का ये व्यापार और निवेश हो गया, इसकी घोषणा इन्होंने की। अक्टूबरफेस्ट क्या है? अक्टूबरफेस्ट, अक्टूबरफेस्ट जो है ये एक वार्षिक त्योहार है। क्या है? एक वार्षिक त्योहार है। और वार्षिक त्योहार जो है ये जर्मनी में म्यूनिख में मनाया जाता है, 2 सप्ताह तक ये चलता है। और अभी कोविड-19 के कारण इसको निरस्त किया गया था, इसी कारण से चर्चा में ये आया था। मे फ्लेवर 400 दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, कोई दो राय नहीं इसमें। और समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करना और पानी में प्लास्टिक का विश्लेषण करना इसका उद्देश्य है। तो दोनों के दोनों ये स्टेटमेंट सही है, इसी कारण से ये छोड़ा गया है। 15 मीटर लंबा ये जहाज है और इसका उद्देश्य यही है। ठीक है ना? तो मूल रूप से एक ट्रिमरन है, ट्रिमरन है ये घूमेगा और ये क्या करेगा? जानकारियां इकट्ठा करेगा उसके प्रदूषण से संबंधित। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस प्राणी उद्यान में 8 एशियाई खेल पॉजिटिव शेर पॉजिटिव पाए गए थे? 8 एशियाई शेर पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव पाए गए। तो ये जो उद्यान है ये कौन सा है? हैदराबाद नेहरू प्राणी उद्यान। तो नेहरू प्राणी उद्यान से ध्यान रखिएगा कि 8 एशियाई शेर भी पाए गए थे। बाद में खैर संक्रमण का पता चला इनमें, और बाद में ये खैर आगे कहीं नहीं बढ़ा कि ऐसे पूरे चिड़ियाघर में फैला हो, पूरे उद्यान में, मतलब पूरे उद्यान में फैल गया हो, कहीं चिड़ियाघर में अलग भी मिला हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यही एक सूचना आई थी। ठीक है? और इसमें मतलब एक था उसमें पैंथेराइन बिल्ली, ये 5 थी इसमें, उसमें अन्य 4 स्नो लेपर्ड थे, और बंगाल टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड और भारतीय तेंदुए, ये सब मिला के टोटल 8 हुए थे। ये ध्यान रखिए। अगला जो प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने किस पूर्वोत्तर राज्य में लगभग 100 मिलियन वर्ष पुराने सारोपॉड डायनासोर के जीवाश्म की खोज की है? तो ये जो खोज हुई है ये मेघालय में हुई है ना? तो जहां पर भी ये आएगा सारोपॉड डायनासोर, तो ये मेघालय, ध्यान रखिएगा। पूर्वोत्तर से कई क्वेश्चन इसमें हो गए हैं, सिक्किम से, मेघालय से, असम से रिलेटेड, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। और ये सारोपॉड डायनासोर का पहला रिकॉर्ड माना जाता है कि ये मूल मतलब ये जो है ये टाइटनोसारियन मूल का सारोपॉड डायनासोर का ये पहला रिकॉर्ड है। ये ऐसा खोजा गया है जो कि यहाँ पर मेघालय में। अगला प्रश्न है, मुरहन योगा मैट क्या है? तो मुरहन योगा मैट जो है ये जलकुंभी से विकसित बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल मैट है ना? जो मतलब ऐसे प्लास्टिक की तरह नहीं है कि वो गले ना, ये कंपोस्टेबल है। पहले इसको यूज करिए, उसके बाद में इसको आप कंपोस्ट के तौर पर यूज कर लीजिए, बायोडिग्रेडेबल है। मछुआरे समुदाय की 6 युवा लड़कियों के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। जलीय पौधों को समस्या से संपदा में बदलने के रूप में इसको देखा जा रहा है। वो एक समस्या होते हैं, है ना? वो आप ये मतलब जो बायो ऑक्सीजन डिमांड है तो उसको वो बढ़ा देते हैं, बीओडी को। और अगर इसका उपयोग ऐसे कर लिया जाए तो इसका उपयोग हो जाएगा मैट के रूप में। डक विल्ड डायनासोर की एक नई प्रजाति है, यामतोसारस इकानागी, किस देश में खोजी गई है? ये डक विल्ड डायनासोर की एक नई प्रजाति है, यामा यामतोसारस इजानाकी, यामतोसारस इजानाकी डकविल डायनासोर की एक नई प्रजाति। और ये कहां पर खोजी गई है? तो इसकी जो खोज की गई है वो जापान में की गई है। कहां पे? जापान में की गई है। और ये हाइड्रोसोर प्रवास के बारे में नई जानकारी का पता लगाने में हेल्प करेगी। बाकी इसमें इतना कुछ पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन ने न्यू क्लाइमेट नॉर्मल्स जारी किए हैं? ये नॉर्म्स जारी किए, ये अमेरिका ने जारी किए। और इसमें जो अमेरिका ने ये नाम जारी किए हैं वहां पे ये पता चला कि मौसम जो है वो गर्म हो रहा है थोड़ा थोड़ा। 10 वर्षों में जलवायु मानदंड को ये जारी करता है नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहां का है, नोवा इसको बोलते हैं। तो नोवा जो ये एडमिनिस्ट्रेशन वहां का मतलब ओशन के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में है, वो 10 वर्ष पर ये मानदंड जारी करता है। और पिछले 30 वर्षों के आंकड़ों को इसमें दर्शाया जाता है कि कैसे कैसे चेंज हुआ है, पिछले से तुलना की जाती है। तो अभी उसमें ये जारी किया गया है और ये कहा गया कि ये कुछ नए नॉर्म्स हैं जो कि चेंजेस दिखा रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्म हो रहा है ये अमेरिका। यूडीआईडी प्रोजेक्ट क्या है? तो यूडीआईडी प्रोजेक्ट जो है ये प्रोजेक्ट दिव्यांग जो व्यक्ति हैं उनके लिए सार्वभौमिक आईडी और
दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए शुरू किया जा रहा है ना। यूनिक आईडी फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज प्रोजेक्ट, है ना। इसका जो फुल फॉर्म है ये है यूनिक आईडी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज प्रोजेक्ट। विकलांग व्यक्तियों के लिए एक सार्वभौमिक आईडी और विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए यूडीआईडी प्रोजेक्ट 2016 से इसको लागू मतलब शुरुआत किया गया था, इसको लागू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2100 तक वैश्विक तापमान में कितनी वृद्धि होगी? तो वैश्विक तापमान में इसने कहा है कि 2.4% की वृद्धि हो जाएगी, 2.4% की वृद्धि हो जाएगी, है ना। और ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की जो बात हो रही थी उससे मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर ये ऐसा हो गया तो ये वैश्विक कार्रवाई से केवल 0.2 सेंटीग्रेड कम तापमान होगा। 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाएगी 2100 तक पृथ्वी, ऐसा अगर कहा जा रहा है। लेकिन ये अनुमान 2016 में 2 हस्ताक्षरित जलवायु परिवर्तन पेरिस समझौते के तहत 1.5 की बात की गई थी, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की, तो उससे बहुत ही अधिक है 2.4 की अगर हम बात करें तो ये चिंता का विषय है ना। तो इस पे अब ये बात की जा रही है कि इस पे कार्रवाई की जाए कुछ। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा डीडीओएस हमला किस क्षेत्र से संबंधित है? तो डीडीओएस जो हमला है इसका संबंध है साइबर सुरक्षा से। किससे संबंधित है ये साइबर सुरक्षा से संबंधित है। और बेल्जियम में 200 से अधिक संगठनों की वेबसाइट को प्रभावित किया गया। इससे सरकार, संसद, विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान इसमें शामिल हैं। और ये 4 मई को ये हमला हुआ था। ऑनलाइन सेवा को इसने प्रभावित कर दिया था और ऑनलाइन सेवा को बहुत ज्यादा ट्रैफिक इसमें भेजा गया था, है ना। और जब ज्यादा ट्रैफिक हो जाएगा, ज्यादा लोड हो जाएगा तो वो अनुपलब्ध हो गई, मतलब वो अवेलेबल ही नहीं रह गई। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? जो समिति जो है नियामक समीक्षा प्राधिकरण की सहायता करेगी। और ये जो समिति है ये जो गठित की गई है, इस समिति का गठन एस जानकी रमन की अध्यक्षता में किया गया है। रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी की सहायता ये करेगी, आरबीआई ने इसको गठित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में ग्लोबल मीथेन असेसमेंट लॉन्च किया। ग्लोबल मीथेन असेसमेंट संयुक्त राष्ट्र ने लॉन्च किया है, बिल्कुल सही है। और इस रिपोर्ट में कहा गया कि 2020 से 30 में मानव द्वारा मीथेन उत्सर्जन को 45% तक कम किया जा सकता है। मीथेन का उत्सर्जन कम किया जा सकता है, क्योंकि 2045 तक ग्लोबल वार्मिंग में 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड कम मतलब से बचने की जो बात हो रही, मतलब जो कम करने की बात हो रही है, तो इसमें 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड इसी 45% जो मीथेन की कमी होगी इसके द्वारा ही प्राप्त कर लिया जाएगा। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये सही हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? तो ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया तेलंगाना सरकार ने। खरपतवार नाशी के तौर पर इसका उपयोग होता है और ये कपास की अवैध खेती को नियंत्रित करने के लिए इसको प्रतिबंधित किया जा रहा है। और यहाँ पर वैसे ये मतलब अगर इसका उपयोग आप करेंगे तो आप अब इसमें जेल जाएंगे, सजा दी जाएगी, है ना। और ये जो ग्लाइफोसेट है इसको बंद क्यों किया गया? क्योंकि इसमें कार्सिनोजेनिक, कैंसर जनी कारक इसमें पाए जा रहे हैं, कैंसर कारक मिल रहे हैं इसमें। यानी कि इनके उपयोग से जो अगर आपकी खाद्य श्रृंखला में जाएगा तो कहीं ना कहीं कैंसर का कारण बनता है। तो तेलंगाना सरकार ने इसमें क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया है। और इस एपिसोड का ये अंतिम प्रश्न है, 7 मई 2021 को देश भर में रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई? इस वर्ष जो मनाई गई है तो ये जयंती थी 160वीं जयंती थी। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी के कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, वहां पर हुआ था। रविंद्रनाथ ठाकुर इनका बचपन का नाम था। आप ये इनको कह सकते हैं एक महान कवि, संगीतकार, कलाकार और बहुत बड़े नीतिज्ञ, आयुर्वेद शोधकर्ता, किसी भी तौर पर इनको जाना जाए। 8 वर्ष की आयु में कविता लिखना शुरू किया। 16 वर्ष की आयु में पहला कविता संग्रह प्रकाशित इनका हो गया। 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल जीता था। गीतांजलि को मूल रूप से बंगाली में इन्होंने लिखा था, उसके बाद अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ये आपको कैसा लगा जरूर बताएं। इसका जो दूसरा एपिसोड है जल्दी आपको मिल जाएगा, इसको देखिए। उसमें हम सारे क्वेश्चंस जो बचे हैं कवर कर लेंगे। बाकी किसी भी तरीके की कोई हेल्प चाहिए टेस्ट सीरीज के बारे में या कोई जानकारी चाहिए आपको किसी कोर्स के बारे में, आरओ मेंस का कोर्स भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं।
मेंस की आंसर राइटिंग भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि समय जो बच रहा है उसका उपयोग आप लोग कर सकें। तो इसकी जानकारी आप 6307281212 पर ले सकते हैं। थैंक